हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं रीचा आपके अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन विद रीचा में स्वागत करती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन विद रीचा। हमारे इस करंट अफेयर की सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम करंट अफेयर की सीरीज़ डेली करंट अफेयर की सीरीज़ लेके आते हैं, जिसमें आज ये चौथा सीरीज़ है। आशा करती हूँ कि पिछले जितने भी सीरीज़ आपने देखे वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे होंगे। यह करंट अफेयर की सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। आप चाहे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीटेट, एसटेट, टीचिंग किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, करंट अफेयर हर एक एग्ज़ाम में एक कंपल्सरी चीज़ हो गई है, जो कि करंट अफेयर हर एक एग्ज़ाम में आता है। तो इसलिए करंट अफेयर आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। दैनिक समसामयिकी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसरो द्वारा पहली बार किस देश की ब्लू बर्ड नामक एक भारी संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। तो दोस्तों, इसरो द्वारा एक ब्लू बर्ड नामक भारी संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा, जिसके बारे में कुछ डिटेल है, आइए देखते हैं। अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम AST स्पेस मोबाइल कंपनी है। AST स्पेस मोबाइल कंपनी है, ये अमेरिका की कंपनी है। इस कंपनी ने कहा कि भैया अगर भारत हमारी मदद करे तो उसकी जो इसरो संस्था है उसके द्वारा अमेरिका भारत से मदद चाहता है। जो हमारी इसरो कंपनी है इसके द्वारा जो है अमेरिका मदद चाहता है कि वो जो से एक सैटेलाइट बना रहा है जो कि 6000 किलोग्राम का के करीब का है। इसका जो जो वो ये सैटेलाइट बनाया है उस पे जो एंटीना लगा हुआ है वो लगभग आधे फुटबॉल मैच के मैदान के बराबर है। अगर इसरो इसे लॉन्च कर देता है तो अमेरिका ने इसरो से कहा कि अगर हमारे इंडिया का इसरो उसके इस सैटेलाइट को लॉन्च करने में मदद करता है तो वह इस दुनिया को एक नई चीज़ दे सकता है, जिसकी मदद से जो वह इस AST स्पेस मोबाइल कंपनी की मदद के द्वारा वह जो है स्पेस से डायरेक्ट अर्थ हमारी पृथ्वी पर कॉल करके बात कर सकता है। जैसे कि आज हम कहीं भी बैठ के इंडिया में बैठ के कहीं भी बात कर सकते हैं, उसी तरीके से स्पेस से भी हम अर्थ पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। यह अमेरिका ने इसकी खोज की है। तो उसने हमारे भारत के इसरो कंपनी से कहा कि आप इसमें हमारी मदद करें। तो इसरो ने यह एक्सेप्ट कर लिया है कि वह उसकी मदद करेगा। फरवरी में जो है इस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, जो कि जिसकी मदद हमारा इसरो इस बार उसके सैटेलाइट को लॉन्च करने में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की शुरुआत की गई है? तो अभी हाल फिलहाल में हमारा दिल्ली है जहाँ पे चुनाव चल रहे हैं। आप सभी को पता है कि चुनाव के सीज़न में वो चाहे दिल्ली का हो, सेंट्रल का इंडिया का, या फिर हमारे स्टेट का, कहीं का भी चुनाव हो, वहाँ के प्रत्याशी ये चाहते हैं कि हम ये कई प्रकार की योजना निकालें जिससे कि आप लोग को मदद मिले और आप उन्हें वोट दे सकें। इस तरीके से यह पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना भी शुरू की गई है। तो जो हमारे आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, अरविंद केजरीवाल, इन्होंने पुजारी ग्रंथि सम्मान नामक योजना की शुरुआत की है। इन्होंने क्या किया है? पुजारी ग्रंथ सम्मान योजना की शुरुआत की है। इन्होंने घोषणा किया कि अगर
आप पार्टी दिल्ली की सत्ता में लौटी तो मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को 18,000 को 18,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा मासिक मानदेय के रूप में। अरविंद केजरीवाल के अनुसार यह योजना समाज में उनके आध्यात्मिक योगदान और हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने के लिए उनके प्रयासों के लिए यह शुरुआत की गई है। तो यह पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना हमारे दिल्ली में शुरू की गई है अरविंद केजरीवाल के थ्रू। तो दोस्तों आइए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसे हाल ही में UIDAI का CEO नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए शिवम रावत, ऑप्शन बी भुवनेश कुमार, ऑप्शन सी विपुल कुमार, ऑप्शन डी दलजीत सिंह। अभी हमने इसके बारे में UIDAI इसके बारे में हमने कल चर्चा किया था कि यह एक आधार प्राधिकरण कार्य के लिए यूज किया जाता है। और आइए हम कुछ और आधार का प्रबंधन करने वाला UIDAI भारत के डिजिटल पहचान बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसके बारे में हमने आपको कल बहुत जानकारियां दी थी। आज हम इनके CEO IAS भुवनेश कुमार को नियुक्त किया गया है। इनके बारे में कुछ बातें जानते हैं। उत्तर प्रदेश के कैडर 1995 बैच के ये जो भुवनेश कुमार हैं, ये 1995 बैच के IAS अधिकारी हैं। इन्हें जनवरी 2025 से यह पदभार दिया गया कि आप इसे संभालेंगे। तो हमारा ऑप्शन बी भुवनेश कुमार इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे हाल ही में ASSOCHAM का महासचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राजीव प्रताप, ऑप्शन बी सोमेश अग्रवाल, ऑप्शन सी मनीष सिंघल, ऑप्शन डी पुनीत मेहरा। तो दोस्तों ASSOCHAM इसका फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। जो हमारा एसोचैम है, यह भारत के सबसे पुराने शीर्ष व्यापार मंडलों में से एक है। इसे 1920 में स्थापित किया गया था। और जो हमारे मनीष सिंघल जी हैं, इन्हें इसका महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनीष सिंघल जी को। टाटा, वोल्वो और फिक्की जैसे संगठनों में मनीष सिंघल जी कार्य कर चुके हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी मनीष सिंघल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश के द्वारा नया पर्यटक कर लागू किया गया है? मनीष सिंघल के पहले यहाँ के महासचिव अमित अग्रवाल जी थे। अमित अग्रवाल जी यहाँ के सचिव थे। आइए अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो पर्यटक कर है, ट्रैवलर टैक्स, यह क्षेत्रीय रूप से लागू किया जाता है। हाल ही में रूस ने एक नया पर्यटन कर लागू किया है। पर्यटन अवसंरचना को समर्थन देने के लिए यह 1 जनवरी 2025 से रूस में रिसोर्ट शुल्क के स्थान पर आवास लागत पर 1% पर्यटक टैक्स के रूप में लागू किया जाएगा, जो कि 1 जनवरी से लागू किया जा चुका है। रूस में जुलाई 2024 के कर संहिता संशोधनों के माध्यम से
पेश किया गया था। यह कर क्षेत्रीय रूप से लागू किया जाता है और 2027 में यह 1% से बढ़ के 3% तक हो जाएगा। 3% तक बढ़ जाएगा यह पर्यटन टैक्स। मजबूत या बढ़ते पर्यटन क्षेत्रों वाले क्षेत्र में इस पहल को व्यापक रूप से अपनाया जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, रूस इज द करेक्ट आंसर। रूस ऐसा देश है जो पर्यटन कर भी लागू करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस राज्य में वाव थराद नामक नया जिला बनाया गया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। हमारे भारत देश में एक नया जिला बनाया गया जिसका नाम वाव थराद है। उसे नया जिला घोषित किया गया है। तो गुजरात सरकार ने हाल ही में वाव थराद नामक स्थान को नया जिला के रूप में घोषित किया गया है। गुजरात सरकार ने गुजरात में एक नया जिला घोषित किया जिसका नाम है वाव थराद। यह गुजरात का 34वें नंबर का जिला बनेगा। वाव थराद नामक एक नई प्रशासनिक इकाई बनाने के लिए बनासकांठ नामक जिले का विभाजन किया गया, जिसमें से वाव थराद नामक जिले को मंजूरी दी गई कि वह एक नया शहर बनेगा। यहाँ के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो कि सीएम है गुजरात के, इनकी अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इस कदम को मंजूरी दी गई। इसके बाद गुजरात जिलों की संख्या जो कि पहले 33 थी वह बढ़ के अब 34 हो गई है। 33 से बढ़ के 34 हो गई है। वाव थराद नामक नए जिले का निर्माण एक लंबे समय से सार्वजनिक मांग के बाद लिया गया है, जिसका उद्देश्य वाव थराद जिला बनाने का उद्देश्य है प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर ए गुजरात इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस दिन को पहला लोकपाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? इस बार कई नए दिवस को स्थापित किया गया है, कई नए दिवस को मनाने के लिए बोला गया है। तो इसी में से एक नया दिवस है लोकपाल दिवस, जो कि 2025 में पहली बार मनाया जाएगा। तो भारत में जो पहला लोकपाल दिवस है, यह 16 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। भारत के लोकपाल द्वारा 16 जनवरी को लोकपाल दिवस के रूप में नामित किया गया है। यह आयोजन नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर जोरावर सभागार में होगा। ये जो पहला लोकपाल दिवस आयोजन है यह जोरावर सभागार में आयोजित होगा। तो ऑप्शन नंबर सी 16 जनवरी इज द करेक्ट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस दिन विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे। आगे की तरफ बढ़ने से पहले हम कुछ और नए दिवस को जानते हैं जो कि इस बार 2024 में नया बनाया गया है, जिसमें है हमारा 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाए। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में 24 दिसंबर को मनाया जाएगा और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस,
दिसंबर को सुशासन दिवस, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस, 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस, और 26 दिसंबर को एक और नया दिन मनाया जाता है जो कि सुनामी स्मृति दिवस। यह 20वां होगा जो कि पुद्दुचेरी में मनाया जाएगा। आइए हम अपने सीरीज की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस दिन विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है? 30 दिसंबर, ऑप्शन बी 31 दिसंबर, ऑप्शन सी 1 जनवरी, ऑप्शन डी 2 जनवरी। विश्व अंतर्मुखी दिवस, वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे। तो जो हमारा विश्व अंतर्मुखी दिवस है यह प्रतिवर्ष 2 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत जर्मन के मनोवैज्ञानिक फेलिसिटास हेने ने की थी, जिनका मानना था कि अंतर्मुखी लोगों को छुट्टियों के मौसम के बाद खुद को तरोताज़ा करने के लिए एक दिन की ज़रूरत होती है। इस दिन का उद्देश्य क्या है, आइए जानते हैं। इस दिन का उद्देश्य अंतर्मुखी लोगों को पहचानना और यह समझाना है कि अंतर्मुखी होने से क्षमता सीमित नहीं होती तथा अंतर्मुखी लोगों की आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं वो अपने आप को हर जगह घुला नहीं सकते हैं, तो उनके लिए एक दिन की छुट्टी आवश्यक है, जिसमें उनकी आवश्यकताओं के बारे में उन्हें जागरूकता देना और उनकी जो क्षमताएं हैं वो सीमित नहीं है, यह बताना है। तो हमारा विश्व अंतर्मुखी दिवस 2 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुआ है? राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, तो जो हमारा 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान विकास, यह 31वें नंबर का क्रम है। इसका क्रम 31वां है। इसका होस्ट एमपी भोपाल है। एमपी की कैपिटल भोपाल है। और भोपाल में एक ऑडिटोरियम है जिसका नाम है रविंद्र ऑडिटोरियम। रविंद्र ऑडिटोरियम है, वहाँ पर यह बाल विज्ञान विकास कार्यक्रम होने वाला है। इसका शुभारंभ करने के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री, जिनका नाम है मोहन यादव, यह एमपी के सीएम हैं, यह जो है इसका शुभारंभ करेंगे। इस बार इसका उद्देश्य रहने वाला है स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकीय तंत्र को समझना। इसका उद्देश्य है। तो ये जो बाल विकास कार्यक्रम है इस बार का 31वें क्रम का कार्यक्रम है। इसके होस्ट एमपी और भोपाल में यह होस्ट किया जाएगा। रविंद्र ऑडिटोरियम में इसका कार्यक्रम होगा। सीएम मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे और स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकीय तंत्र को समझना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। यह मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया जाएगा।
यह आज का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस अफ्रीकी देश को चुना गया है? तो दोस्तों, आज का यह हमारा आखिरी प्रश्न है और आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। इस पे स्टार लगा सकते हैं आप। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस अफ्रीकी देश को चुना गया है? ऑप्शन ए नाइजीरिया, ऑप्शन बी सोमालिया, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी युगांडा। तो यहाँ पे बात की गई है यूएनओ की, यूएनओ। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है। इसके जो है यूएनए का कुल 6 अंग होते हैं। इसके कुल 6 अंग होते हैं। इन 6 अंग में मोस्ट पावरफुल अंग होता है जिसका नाम है यूएनएससी। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट अंग है जिसका फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ। यह मोस्ट पावरफुल अंग है। 6 अंगों में से 5 अंग जिसका मुख्यालय, 6 अंगों में से 5 अंग जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही है, लेकिन एक अंग जो कि जिसका मुख्यालय द हेग में है वह है इंटरनेशनल कोर्ट। तो यूएनएससी की बात करें तो इसमें यूएनएससी की बात करें तो इसमें कुल 5 अस्थायी और 10 इसमें कुल 5 अस्थायी और 10 अस्थायी मेंबर होते हैं। 5 अस्थायी और 10 अस्थायी मेंबर होते हैं। 5 अस्थायी मेंबर जिनमें आते हैं यूएसए, रूस, चाइना, फ्रांस और इंग्लैंड। ये हमारे 5 अस्थायी मेंबर हैं जो कि वहाँ पे अस्थायी रूप से हैं, 5 वर्ष जो कि वहाँ पे अस्थायी रूप से हैं। और जो 10 अस्थायी मेंबर हैं इसमें 5 नए सदस्य को शामिल किया गया है। 5 नए सदस्य को शामिल किया गया है 2 वर्ष के लिए। तो इनमें से जो 5 नए सदस्य शामिल किए गए उसी में से एक सदस्य है सोमालिया, जो कि अस्थायी रूप से शामिल किया गया है। तो देखते हैं हमारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस अफ्रीकी देश को चुना गया है। तो वह देश है आपका सोमालिया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सोमालिया देश को चुना गया है अस्थायी सदस्य के रूप में। थैंक यू दोस्तों, आप मेरी यह सीरीज देखने के लिए। आशा करती हूँ कि यह टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे होंगे और आपको हर एक एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छा यह सीज़न लगा होगा। और आप अपने हिसाब से मुझे अच्छा सा कमेंट दीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माय सीजन। कल फिर से आपसे मिलते हैं दैनिक समसामयिकी के आगे की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए। थैंक यू सो मच।